सडन डेथ का खतरा है, खुदा के लिए रहम, मुझे पहले घर भिजवाओ या फिर लंदन भिजवाओ। या दूसरा, कोई इस खत में बताएं कि जो नई बात उन्होंने की हो कि जिससे लगे कि ये परेशान है या नफसियाती कैफियत का शिकार है। सब बातें वो हर रोज करते हैं और बार बार करते हैं, साफियों से गुफ्तगू करते हुए, वकला से गुफ्तगू करते हुए। जो अभी उन्होंने या अफरीदी साहब को और अमीनुद्दीन साहब को खत 349 सफ़ात का लिखा, वो तो ज़्यादा डिटेल में है। और तीसरा जो मुझे एक हैरानगी होती है कि हम हर चीज़ में से एक एजेंडा निकाल लेते हैं। ये जी एजेंडे पर हैं, किस एजेंडे पर हैं भाई? जब काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस आया था, वो खत लिख रहे थे, खत पे खत, तो वो एजेंडे पर थे, नफरत फैला रहे थे, मुल्क के खिलाफ थे। अभी जब मंसूर अली शाह खत पे खत लिख रहे हैं तो वो मुल्क के खिलाफ हैं, नफरत पर हैं, एजेंडा फैला रहे हैं। अभी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा। भट्टी साहब, आपने जिंदगी की नई शुरुआत कर ली है, लेकिन ये सियासत की नई शुरुआत क्यों नहीं हो रही? मुज़ाकरात, डेडलॉक, एहतजाज और अब फिर डेडलॉक। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत का रुख आप क्या देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत पर बात करने के लिए। अब सियासतदानों को मुझसे कुछ सीख लेना चाहिए, कम से कम वो भी नई शुरुआत शुरू कर दें तो ज़्यादा अच्छा। हालांकि नई शुरुआत भी तो पुरानी हो गई है ना। पुरानी वो अब आए ना हमारे शो में उसके बाद। अच्छा। देखा ना, जेलस लोग इर्द गिर्द बैठे होते हैं, एक लम्हा भी खुशी का एंजॉय नहीं करने देते। नहीं, हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, सियासतदानों को भी तो सीखना चाहिए ना, आगे बढ़ना है। हम तो बहुत खुश है कि आप किसी तरफ तो लगे हैं। भट्टी साहब, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। देखा है ना, ये वो जस्टिफिकेशन होती है जो ऊपर से देते हैं, अंदर से सारों के वो जो क्या करें, आप मजबूरी है, कुछ कर नहीं सकते, लिहाजा पुरानी मिसालें। भट्टी साहब, सियासत पर आ जाइए प्लीज। नहीं, स्टे आर्डर छोड़े, शुक्र करें मुझ पे कोई मुकदमा नहीं कर दिया कि आपने फलां शादी पे इद्दत के दौरान तो नहीं हरकत हो गई कोई। सियासत पे प्लीज आपका तबसरा। नहीं, आपने एक ईद शो पे मुझे ये बाखबर कर दिया था और मुझे लगा था कि मुद्दई आप ही बनेंगे, लिहाजा मैंने सारी चीज़ें पूरी की हैं। ठीक है। अच्छा, पहली बात यह है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात वाहिद हल है जिससे कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा। ताकत का इस्तेमाल दोनों कर चुके, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म किया जा सका, ना किया जा सकता है, और ना हुकूमत गिराई जा सकती है और ना गिरानी चाहिए सड़कों पर आकर। मेरे इस हुकूमत पर 101 तहफ़्फ़ुज़ात भी हों, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगा कि सड़कों पर आकर बेज़ोरे ताकत हुकूमत गिराई जाए। मुज़ाकरात क्यों नहीं कामयाब हुए, क्यों डेडलॉक की सूरत हाल है? उसकी वजह है कि नफ़रत और तकसीम बहुत ज़्यादा है। 9 मई, 8 फरवरी 2024, 26 नवंबर समेत कई पुल सरात हैं जो अबूर नहीं हो पाए और ज़ाहिर वक्त लगता है। तमाम स्टेक होल्डर्स राज़ी नहीं थे और एतबार नहीं था एक दूसरे पर, और कोई दरमियान में ऐसा रास्ता नहीं था, कोई गारंटी का, कोई चीज़ों का। और फिर जो सबसे अहम बात थी कि मुझे हुकूमत संजीदा नज़र नहीं आई। हुकूमत या तो बेबस थी, बेख्तियार थी, या संजीदा नहीं थी। हुकूमत इतना ही नहीं कर पाई कि माहौल ही नहीं बना पाई। एक तरफ आप देखें कि वो मुज़ाकरात के लिए बैठे हुए थे और दूसरी तरफ आग उगल रहे थे सारे लोग। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कह दिया कि छोड़ें जी, क्या ये ड्रामा कर रहे हैं। मरियम नवाज साहबा तालीमी इदारों तक जा पहुँची और क्या क्या गुफ्तगू की उन्होंने। अता तारड़ साहब का आज भी मैं बयान पढ़ रहा था, तहरीक इंतशार, वो लफ्ज़ यहाँ से शुरू करते हैं मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को। और फिर इसके बाद आप हालात देखें कि उन्होंने क्या किया। तीसरी जो बैठक हुई उसके बाद ही राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी साहब ने मुज़ाकरात का दी एंड कर दिया कि ये कह कर के ये मुतालबात जो तहरीरी तौर पर 2 दिए हैं वो तो काबिल अमल ही नहीं है। हम क्या करें? 9 मई पर वो सारे अदालतों में हैं, 26 नवंबर पर आप हमें पहले फहरिस्त दें। लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म की तरफ से पार्लिमानी कमेटी की भी पेशकश की गई थी। भट्टी साहब, आपको नहीं लगता कि बैठकर बातचीत हल करने की तरफ जाना चाहिए था, बज़ाहिर के आप ख़त्म कर दें सब कुछ? इससे ज़्यादा और मजाक कोई नहीं हो सकता कि पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। इससे ज़्यादा बड़ा और वो कोई नहीं, बम्बल भूसा कोई नहीं हो सकता। यानी आप कैसी बातें करते हैं? कौन सी पार्लिमानी कमेटी? क्या करेगी पार्लिमानी कमेटी? पता है, पनामा लीक्स जब आई थी
7-8 महीने TORs ही नहीं बने थे पार्लियामेंट में, और जिस पार्लियामेंट पर एक जमात को एतबार ना और वो कह रही हो कि ये फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है, उसमें क्या पार्लियामेंट्री कमेटी आप बनाएंगे और वो क्या करेंगे? आप सीधे साधे थे। इन्होंने पहले कोशिश की कि इमरान खान शायद इस ट्रैप में आ जाए, क्योंकि हमारे पिछले 77 सालों में जब भी मुज़ाकरात हुए अपने आकाओं के लिए हुए हैं कि हमारे आका को बाहर भिजवा दो, हमारे आका को रिलीफ दे दो। इस मर्तबा ऐसा नहीं हुआ। तो एक पहले तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हम इसमें ले आए कि NRO लिया इमरान खान ने, डील ले रहा है। जब वो नहीं हुआ और फिर उसके बाद संजीदगी नहीं थी, तो इसलिए मुज़ाकरात का दी एंड यही होना था। और अगर 10 नशिस्तें और भी हो जाती तो दी एंड यही होना था, क्योंकि वो कोई चाहते ही नहीं है जब तक सारे स्टेक होल्डर्स फिर आगे ऐसे ही बढ़ना है। भट्टी साहब, आप देखिए क्या PTI सड़कों पर रहेगी और ऐवान से बायकॉट रहेगा उनका, और हुकूमत ऐसी अदम इस्तेहकाम के साथ चलती रहेगी? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत कुछ सीखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीनों लड़ाइयाँ लड़ रही है या तीनों मुहाज पे काम कर रही है, अदालतों में, असम्बलियों के अंदर और सड़कों पर। और 8 फरवरी जो यौम स्याह था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें भी उन्होंने इस मरतबा बेहतर हिकमत अमली का मुजाहरा किया है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत इस वक्त समझती है कि वो बेहतर पोजीशन में है और वो इस वजह से कोई घास नहीं डाल रही, लेकिन ये वक्त बदल जाता है। और आप दूध और शहद की नहरें, अभी तो खैर दूध का दाल और शहद का शीन भी नहीं हुआ, तो वक्त बदलने में अहम किरदार किसका हो सकता है भट्टी साहब? क्या मौलाना कुछ कर सकते हैं, कोई बड़ा सियासी किरदार अदा कर सकते हैं इसमें? एक BBC की एक रिपोर्ट आई थी, मैंने पहले भी कह चुका हूं कि उसमें कहा गया था कि मौलाना साहब वो वाहिद सियासतदान है जो 5 बालों को बैक वक्त उछाल सकते हैं और एक भी ज़मीन पर नहीं गिरने देते। मौलाना साहब को अल्लाह ने एक बड़ा फ़न दिया है और मौलाना साहब को पता चल गया है कि 2-4 जुमले PTI के हक़ में, एक आध मुलाकात हुकूमत पहुंच जाती है और मौलाना साहब फिर अगला जो उनका होता है, जो भी वो करवाना होता है वो करवा लेते हैं और फिर आगे इसी तरह। ये अकेले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना पड़ेगा और उसी ने ही करना है, बाकी सारे दिखावे हैं। तो बदकिस्मती है कि हम बातचीत के लिए नहीं राज़ी हो रहे। मुल्क की 2 बड़ी मसाइल हैं, एक है दहशतगर्दी और दूसरी है मईशत। और ये सियासी अदम इस्तेकाम के होते हुए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर रख कर ये कभी भी दोनों जंगें नहीं जीती जा सकती। लिहाजा मुज़ाकरात होने चाहिए, ठीक है, आज या कल, और संजीदगी से होने चाहिए। ठीक है, तो मुज़ाकरात होने चाहिए और संजीदगी के साथ होने चाहिए। लेकिन भट्टी साहब, इन खतूत के ज़रिए प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं खान साहब, या कोई रिलीफ हासिल करना चाहते हैं? वो चाहते हैं मेरी बात आगे पहुँच जाए और फिर कोई बातचीत का रास्ता बने। खान साहब चाहते क्या हैं? वाह, क्या बात है, खान साहब चाहते क्या हैं? अभी मेरे भाई बात कर रहे थे कि उनकी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कानूनदान से बात हुई है और वो कह रहे हैं तो हम तो बड़े डर रहे हैं, टीवी चैनलों पर कैसे बैठे। मुझे याद आ गया गुजरांवाला की तकरीर नवाज शरीफ साहब की। मुस्लिम लीगी कहा करते थे कि हम इसका दिफा कैसे करें, और अभी मुझे मेरे भाई कह रहे थे कि पूरी पार्टी उनके साथ नहीं है इस मुद्दे पर। तो नवाज शरीफ साहब जब इनकलाबी थे तो उनके भाई शहबाज शरीफ साहब भी उनके साथ नहीं थे। एक मरतबा उनसे पूछा गया ये खलाई मखलूक क्या होती है, उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं पता, मैं तो जिन्नों को जानता हूँ कि जिन्नों की एक मखलूक होती है। अभी मेरे भाई फरमा रहे थे कि ये नफसियाती कैफियत से 2-4 हैं और परेशान हैं। भाईजान, ना वो नफसियाती कैफियत से 2-4 हैं, ना वो परेशान हैं, बाकायदा बाकायमी होशो हवास में हैं। नफसियाती कैफियत से वो 2-4 होते हैं, वो परेशान होते हैं जो कहें कि 12 दवाइयाँ खा रहा हूँ, 17 बीमारियाँ हैं, 7 स्टंट पड़ चुके हैं, 3 हार्ट सर्जरीज़ हैं, सडन डेथ का ख़तरा है, खुदा के लिए रहम, मुझे पहले घर भिजवाओ या फिर लंदन भिजवाओ। या दूसरा कोई इस खत में बताएं कि जो नई बात उन्होंने की हो कि जिससे लगे कि ये परेशान है या नफसियाती कैफियत का शिकार है। सब बातें वो हर रोज़ करते हैं और बार बार करते हैं, साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए, वकला से गुफ्तगू करते हुए। जो अभी उन्होंने या अफरीदी साहब को और अमीनुद्दीन साहब को ख़त 349 सफ़ात का लिखा है, वो तो ज़्यादा डिटेल में है। और तीसरा जो मुझे एक हैरानगी होती है कि हम हर चीज़ में से एक एजेंडा निकाल लेते हैं
ये जी एजेंडे पर हैं। किस एजेंडे पर हैं भाई? जब काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस आया था, वो खत लिख रहे थे, खत पे खत, तो वो एजेंडे पर थे, नफरत फैला रहे थे, मुल्क के खिलाफ थे। अभी जब मंसूर अली शाह खत पे खत लिख रहे हैं तो वो मुल्क के खिलाफ हैं, नफरत पर हैं, एजेंडा फैला रहे हैं। अभी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा कि ना हम महफूज, ना हमारे घर गैर महफूज, ना हमारे रिश्तेदार महफूज, तो वो मुल्क के खिलाफ हैं। अभी फिर 5 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 खत लिखे हैं कि सीनियरिटी का पहले तय कर लें, ये कहाँ से आप उधर से जज उठा के ला रहे हैं, तो वो मुल्क के खिलाफ हैं। भाई ये एक तरीकाकार होता है, एक अपनी आवाज़ पहुंचाने का होता है, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करवाने का होता है। इसको एजेंडे से ना जोड़ें, इसमें देखें कि क्या आपने कुछ नहीं करना, ना करें। एक खत लिखा है, यही बातें वो पहले भी करते रहे, यही बातें वो उससे पहले भी कर चुके हैं, यही बातें वो बाद में भी करेंगे, उसका उन्वान नया है। और मज़े की बात यह है कि एक तरफ कोई खत नहीं, कोई तहरीर नहीं है, खुला खत है और डिस्कस हो रहा है, दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं, लेकिन जवाब मिल चुका है कि ना खत में दिलचस्पी है, ना सियासतदानों से बात करें। तो ये एक तरह का वही बातें हैं, वही सारा कुछ है जिसको हम कोई नाम दे रहा है, कोई नाम दे रहा है। कोई नई बातें नहीं है, कुछ बातें हैं जो हकीकत पर मबनी है, कुछ बातें हैं जो उनकी जाती राय है, ठीक है। और ये वो पहले से करते आ रहे हैं। तो इसमें ना कोई एजेंडा है, ना कोई मुल्क के खिलाफ है। मुल्क बहुत बड़े होते हैं भाई, मुल्क इमरान खान का भी है, मुल्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है, मुल्क बाकी जमातों का भी है। मुल्क की सलामती को आप इतनी कमजोर ना करें कि इसके साथ जोड़ दें।